जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज एक इजराइल से ही रिलेटेड एक मुद्दा है हमास। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि हमास ने अटैक किया और इस अटैक के पीछे हमास ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आज जो भी इजराइल कर रहा है, इजराइल को द्वारा जो भी प्रतिक्रिया दी जा रही है, उन सबके पीछे जिम्मेदार अगर कोई हो तो हमास है। तो हमास के विषय में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ तक कि लोक संघ लोक सेवा आयोग ने भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो हाल फिलहाल में चर्चित आतंकवादी संगठन होते हैं, उनसे कभी मिलान करने को दे देता है, उनके प्रभाव क्षेत्र के बारे में दे देता है। तो इसलिए हमास के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी आपके पास होना चाहिए। कहीं न कहीं पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए उस घटनाक्रम में शामिल प्रत्येक तत्व के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक-एक मुद्दे पर वीडियो लेके आ रहे हैं। अभी इससे पहले हमारी एक इज़राइल पे वीडियो आ चुकी है, उस पे आज जाके देखिए। आयरन डोम हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जो आवश्यक चीज़ें हो, आप जानना चाह रहे हो कि हाँ, ये चीज़ क्या है, तो हम उसको प्रयास करेंगे आप तक सही भाषा में, आसान भाषा में पहुँचाने का। तो चलिए पहले हमास के बारे में थोड़ा-सा संक्षिप्त में देख लेते हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। यहाँ हम जिन बिंदुओं में हम चर्चा करने वाले हैं, वो हमारे सामने निम्नलिखित हैं। एक तो हम देखने वाले हैं कि हाल फिलहाल में जो चर्चा में है, ठीक है? चर्चा में क्यों है, इसको हम देखने वाले हैं। हमास क्या है, इसको हम देखने वाले हैं। हालिया खबर में क्यों है, ये सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हमास क्या है, हमास नामक जो संगठन है, वह कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना, उसका लीडर कौन है, कब बनाया गया, इसके बारे में देखेंगे। इसी के साथ एक चर्चा में बिंदु आएगा योम किप्पुर युद्ध, योम किप्पुर का युद्ध। तो इसकी भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि योम किप्पुर का जो युद्ध है, अपने आप में इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। इसमें देखेंगे आप कि एक इकलौता ऐसा देश रहता है जिस पर मिडिल ईस्ट के एक साथ अटैक करते हैं। हालांकि कि जितने भी अरब कंट्रीज थे, उसमें अफ्रीका के कुछ कंट्री थे, कुछ जो है आपके मिडिल ईस्ट के कंट्री थे, ये सब मिल के अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर। मैं किसी भी एक पक्ष की तरफ किसी भी तरह की बात नहीं बोलना चाहता हूं, आप खुद से निर्णय लीजिए क्या कैसे। इस युद्ध में आप देखते हैं उसके बाद इसराइल की एक शानदार जीत होती है। हालांकि इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमास के बारे में देख लेते हैं। हालिया खबरों में फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसे इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हमले ने योम किप्पुर युद्ध की यादें भी ताजा कर दी, जो 50 साल पहले हुआ था और इसी तिथि पर हुआ था, यह भी जरूरी है जानना। हमास का पूरा नाम क्या है? हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, यानी इस्लामिक प्रतिरोधीय संगठन है। कभी कभी क्या होता है, आपकी परीक्षाओं में हमास लिख देगा, पूछेगा इसका पूरा नाम क्या है। इस चरमपंथी समूह की स्थापना 1987 में हुई थी। फलस्तीन मौलवी शेख अहमद यासीन ने किया था। मुख्य रूप से क्या है कि यह सारा खेल फलस्तीन से शुरू होता है। फलस्तीन और इजराइल के मध्य जब विवाद हुआ, उसके बाद जब इनके बीच कई सारे युद्ध होते हैं, उन युद्धों के बाद जो परिणाम आता है, उसमें इजराइल इनके क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लेता है। अब ये अपने क्षेत्रों को छुड़ाने के लिए, अपने क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के छद्म युद्ध का सहारा लेते हैं, जिसमें से एक आतंकवाद भी शामिल रहता है। और इसी छद्म युद्ध के दौरान देखा क्या जाता है कि जो फिलिस्तीन रहता है, उसके दो हिस्से हो जाते हैं। और दो हिस्सों में एक तरफ हो जाता है आपका वेस्ट बैंक और एक तरफ हो जाता है आपका गाजा पट्टी। इससे संबंधित एक मैप है, यहां आप देखिए, हो सकता है उससे ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब यहां देखिए, यह रहा इजराइल, यहां पे है इजराइल है। यह इजराइल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यह इजराइल की टेरिटरी दिख रही है। यहां कभी इस तरह इस क्षेत्र में यहां कभी फिलिस्तीन हुआ करता था, और आप उसको इतिहास, जब मैं इजराइल वाली एक वीडियो लंबी लाने वाला हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए रहिए। एक अच्छी खासी वीडियो, डिटेल वीडियो मैं लाने वाला हूं, कुछ व्यस्तता की वजह से अभी विलंब हो रहा है। उसमें इसके पूरे अतीत को समझाऊंगा और पिछले 1000 सालों से इसके इतिहास को लेकर आपके सामने आऊंगा। यहां देखिए, जब विवाद होता है तो इजराइल क्या करता है, फिलिस्तीन के जमीन पर भी कब्जा कर लेता है। हालांकि अगर यहाँ एक मैप और ऐड किया होता कि पहले फिलिस्तीन और इजराइल की स्थिति क्या थी, आज क्या है, तो ज्यादा बेहतर होता। आप इतना समझ लीजिए। यहां देखिए, यह मैं इसको अलग रंग से प्रयास करता हूं बताने का। यह देखिए, जो रेड कलर का है, जो यहाँ पे लाल रंग से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यह है फलस्तीन का हिस्सा, यह फलस्तीन है। और जो यहाँ पे आप देखें ब्लू कलर्स किया गया है, इजराइल है। अब जो फलस्तीन का हिस्सा बचा, दो हिस्सों में, एक तरफ वेस्ट बैंक और एक तरफ गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप भी कहा जाता है। स्ट्रिप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमीन का एक सकरा हिस्सा बचा है। ठीक है, जमीन का एक सकरा हिस्सा बचा है।
और इधर वेस्ट बैंक के पश्चिम की तरफ का हिस्सा हो गया। स्थिति यह हो गई कि जब फ़लस्तीन के तमाम नेता बहुत प्रयासों के बावजूद अपनी पूरी ज़मीन नहीं पा सके, तो उन्होंने समझौते का रास्ता अख्तियार किया। हालाँकि यूएन ने भी कहा था, टू नेशन थियरी लाया कि 2 राष्ट्र बनते हैं अलग-अलग, एक फ़लस्तीन बनता है अरब वालों के लिए और एक इज़राइल वालों के लिए यहूदी राष्ट्र बनता है। लेकिन यहाँ पर जो फ़लस्तीन था इस बात से एग्री नहीं हो रहा था, बार-बार वो लोग युद्ध से लेना चाह रहे थे। अंत में क्या हुआ, जब देख रहे हैं कि युद्ध से ये चीज़ संभव नहीं है, तो ये क्या किए, समझौते का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन एक समय के बाद आप देखेंगे कि फ़लस्तीन में जो चरमपंथी ग्रुप रहता है, चरमपंथी समूह जो रहते हैं, वे हावी हो जाते हैं और वे क्या करते हैं, जो भी समझौतेवादी नेता रहते हैं, जो समझौते की तरफ आगे बढ़ते हैं, या तो उन्हें सत्ता से हटा दिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। इसी के संदर्भ में यहां देखेंगे कि वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीन दोनों पे सरकार शासन कर रही थी फ़लस्तीन की समझौते के बाद, उसमें क्या होता है कि गाजा पट्टी से जो वेस्ट बैंक की गवर्नमेंट थी इसको हटा दिया जाता है और यहां पर कब्जा हो जाता है एक चरमपंथी समूह का, जिसे अभी आपने नाम सुना, हमास। और हमास जो है यहां पर शासन करता है, जबकि यहां पर पीएलओ शासन करती है। पीएलओ शासन करता है फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी, सॉरी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर उनका शासन रहता है। पहले दोनों जगह इन्हीं का शासन था, लेकिन यहां पे हमास ने इन्हें अपदस्थ कर दिया। उसके बाद ये जाके वेस्ट बैंक में सीमित हो जाते हैं। अब इसके पहले हम थोड़े से और डिटेल पढ़ लें, उसके बाद वहां पहुंचेंगे। इस संगठन का मकसद फिलिस्तीन में इस्लामिक शासन स्थापित करना और इजराइल का विनाश करना है। ठीक है, इनका उद्देश्य है। फिलिस्तीन में रहने वाले सुन्नी इस्लामिक लड़ाकुओं का ऐसा समूह है जो इजराइल द्वारा कब्जा किए गए अपने इलाकों को हासिल करने के लिए जंग लड़ रहा है। अभी मैंने पहले बताया आपको, अमेरिका, ब्रिटेन सहित दर्जनों देशों ने हमास को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इनके जिस तरह के कार्य रहते हैं, बच्चों को मार देना, महिलाओं से रेप करना और प्रकार के जो भी युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो भी जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, इनके द्वारा वो सारे कार्य किए जा रहे थे। इसकी वजह से कई सारे देशों ने इन्हें आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया था। यहां पर आप देखेंगे कि आज की सिचुएशन में जो भी यह युद्ध पिछले 4-6 दिनों से चल रहा है, इसमें भी हमास ने अति अमानवीय कृत्य किए हैं। इसने वेस्ट बैंक में सत्ता पर काबिज रहे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के लड़ाकों को एक गृह युद्ध में हरा दिया और इन्होंने उन्हें वेस्ट बैंक में शिफ्ट कर दिया कि अब आप यहां रहने के लायक नहीं हो, हम लोग लड़ के आजादी लेंगे, लड़ के अपनी जमीन प्राप्त करेंगे। हमास साल 2007 से गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है। यहाँ पर बहुत घनी आबादी है, सघन आबादी बड़े थोड़े से क्षेत्र में, और यहाँ पर इनका शासन चल रहा था। बहुत सारी यहाँ पे देखेंगे समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, सामान्य जो एक बुनियादी जरूरतें होती हैं इंसानों के लिए, वह भी मुश्किल से इन्हें मिल पाता है। क्यों? क्योंकि इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया गया है, तो सामान्य रूप से सहयोग किसी भी तरफ से नहीं मिल पाती थी। लेकिन इज़राइल ने क्या किया था, अपनी बॉर्डर खोल रखा था चेक पोस्ट के बावजूद कि हाँ, जो मानवीय सहायता है, जो बुनियादी जरूरतों की चीजें हैं, वह इज़राइल के माध्यम से पहुंचती रहती थी। इज़राइल में लोग आते थे, इज़राइल से उधर जाते थे, ये चल रहा था। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो घटना हुई, इससे हमास ने वहां रहने वाले लोगों की स्थिति को और दयनीय बना दिया है। देखिए, युद्ध कभी भी मानव कहा जाए तो सभ्यता में ऐसा नहीं रहा कि युद्ध कभी नहीं हुए, लेकिन इस तरह की युद्ध होना कहीं न कहीं उन इंसानों के लिए जो बेकसूर हैं, उनके लिए बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसलिए कभी भी किसी को भी युद्ध का समर्थन नहीं करना चाहिए, चाहे जिस भी समुदाय से आप संबंध रखते हो, चाहे जिस भी संगठन से आप संबंध रखते हो, चाहे जिस धर्म से संबंध रखते हो, कभी भी युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है, 2 पक्ष लड़ते हैं, एक की जीत होती है, कि हार होती है, कभी-कभी दोनों की जो है कहा जाए तो यह निश्चित करना मुश्किल हो जाता है किसकी हार हुई, लेकिन इसमें जो निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं, उनके संदर्भ में शायद ही कोई सोचता होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ इस क्षेत्र को अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ देखिए, यह इज़राइल का क्षेत्र है छोटा-सा, जो विवाद का बहुत बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ सीरिया है, इधर जॉर्डन से लग रही है सीमा और इधर मिस्र से लग रही है। लेकिन जब इज़राइल पे आक्रमण किया गया है, कई बार ऐसा हुआ कि सारे अरब देश मिलकर इज़राइल पर आक्रमण करते हैं और एक छोटा-सा देश इन सारे देशों का एक साथ सामना करता है और अंत में जीत हासिल करता है। और इसी जीत की वजह से इज़राइल की पूरी हिम्मत बढ़ी रहती है और इज़राइल देखता है कि किस तरह से ये हमारे आसपास के देश हमें जीने नहीं देंगे, और वही स्थिति को ध्यान में रखते उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद कर ली कि बाकी देशों के लिए वह एक तरह से आयरन डोम बन गया पूरा पूरा देश। अब देखते हैं योम किप्पुर के युद्ध के बारे में।
इसे अक्टूबर युद्ध या रमजान युद्ध के रूप में कहा जाता है। 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1973 को। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में यही त्योहार ये लोग मना रहे थे इज़राइल वाले, जहां पर हमास द्वारा अटैक किया गया। इज़राइल और मिस्र सीरिया के बीच लड़ा गया। मिस्र की जो अपना क्षेत्र है और जो एक सिनाई प्रायद्वीप है, अगर आप देखेंगे यह युद्ध यहूदी धर्म के पवित्र दिन योम किप्पुर के दिन लड़ा गया था। इसलिए इसका नाम योम किप्पुर का युद्ध रखा गया। योम किप्पुर क्या है? एक पवित्र त्योहार है जिसे इजरायली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। योम किप्पुर चंद्र माह के 10वें दिन मनाया जाता है, जो सितंबर अक्टूबर की शुरुआत में होता है। ठीक है, तो जो हिब्रू कैलेंडर होता है उसके अनुसार ये अपनी परंपरा, अपने त्योहार का पालन करते हैं। इसे प्रायश्चित दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1949, 1956, 1967 के 3 युद्धों के बाद इसे चौथा अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया, इसमें सारे अरब देश, पहले तो शुरुआत मिस्र ने किया था, उसके बाद सारे अरब देश मिलकर, यहां तक कि इस युद्ध में रूस की एंट्री हो चुकी थी। और रूस की जब एंट्री हो चुकी तो लगा कि यह एक तृतीय विश्व युद्ध के रूप में कहीं न बदल जाए। क्यों? क्योंकि जब इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ था, एक तरफ मिस्र की सेना अटैक कर रही थी, दूसरी तरफ से सीरिया की सेना अटैक कर रही थी। आप यहां देखिए, यहां पे क्या हुआ था, एक तरफ मिस्र की सेना यहां अटैक कर रही थी और दूसरी तरफ यहां पे सीरिया की सेना भी अटैक कर रही थी। रूस के द्वारा उस समय जो यूएसएसआर हुआ करता था, बड़ी मात्रा में मिस्र की सेना को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, बड़ी मात्रा में यहां सैन्य उपकरण दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से युद्ध बड़ी भयावह स्थिति में पहुंचने वाला था। इसी दौरान क्या होता है, निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं उस समय। निक्सन को क्या कहता है कि, और जब स्थिति देखते हैं वे यह समझ जाते हैं कि अब यह जो युद्ध है कहीं परमाणु युद्ध की रूप में न बदल जाए, इस बात को ध्यान में रखते फिर अमेरिका का इसमें इंटरवेंशन होता है, अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। और उसके बाद यहां पे ऑपरेशन एक चलाया जाता है, मुझे नाम नहीं याद, शायद ऑपरेशन निक चलाया जाता है, ऐसा कुछ चलाया जाता है ऑपरेशन। और उसके बाद जब अमेरिका की इसमें एंट्री होती है तो रूस भी बैकफुट पे चला जाता है और उसके बाद किसी तरह से स्थिति को शांत करने का प्रयास किया जाता है और इजराइल की सेनाएं भी वापस जाती हैं और मिस्र की सेनाएं भी, इजिप्ट की सेनाएं भी वापस आती हैं। और इस युद्ध के बाद समझौता करवाया जाता है मिस्र और इजराइल के बीच में। इजराइल की जो सिनाई प्रायद्वीप रहता है, यह जो तिकोना हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। इसी में स्वेज नहर है। तो सिनाई प्रायद्वीप पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो अमेरिका द्वारा किया जाता है कि ठीक है, आप जो इजिप्ट की जमीन है इसको वापस कर दीजिए, और यहां से इजराइल की सेना वापस हो जाती है। उसके बाद इजिप्ट से कहा जाता है, इजिप्ट पहला देश होता है जिसने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर देता है, एक देश के रूप में मान्यता दे देता है, और इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है और दोनों देश अपनी अपनी विक्ट्री की घोषणा करते हैं कि हम जीत गए, हम युद्ध जीत गए, सेलिब्रेशन करते हैं। हालांकि यहां पर क्या होता है कि मिस्र के साथ बाकी अरब देश अपने संबंध तोड़ देते हैं और तमाम जो राजनयिक संबंध रहते हैं, राजदूत और दूतावास बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज देखने में आया कि इजराइल को एक मान्यता मिल जाती है अरब देश में। उसके बाद समय के साथ साथ धीरे धीरे देखा जाता है बाकी देशों के साथ भी संबंध नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो यह एक किप्पुर का, योम किप्पुर का युद्ध आपने देखा क्या रहा। पृष्ठभूमि के विषय में थोड़ा सा अगर देखें, इजराइल ने 1967 के बाद 6 दिवसीय युद्ध में अपनी निर्णायक जीत की। यम किप्पुर युद्ध बताएं, दोनों देश अपना सेलिब्रेशन करने लगे, अपने पड़ोसी क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। बाद में समझौते के बाद वो सब चीजें वापस हुई, जिसमें सीरिया का गोलन हाइट, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप भी शामिल था। एक, अगर इस मैप में आप देखें तो यहां पर एक गोलन हाइट है। यहां यह जो हिस्सा है ये गोलन हाइट है, जो रेड कलर दिख रहा है, देखिए यहां पे बताया भी गया है गोलन हाइट है। यह एक पहाड़ है। यहां पे क्या है, जो जार्डन नदी है, यहां पे एक जार्डन नदी यहां से निकलती है जो जाके जार्डन सी में मिलती है। यहां पर आप देखो डेड सी में मिलती है, सॉरी। यहां पे क्या देखो, ये जो गोलन हाइट है यह सीरिया का हिस्सा था, लेकिन इस युद्ध के बाद इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया और मीठे पानी का एकमात्र नदी स्रोत है यहाँ पर। तो इस पर कब्जा करने के पीछे एक यह भी मकसद था, कहीं न कहीं इजराइल को एक मीठे पानी का सोर्स मिला, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत है और इजराइल द्वारा बेस्ट वाटर जो है कहा जाए रिसाइकिल करने का संयंत्र अपने यहाँ लगाया है। उसके पास ऐसी तकनीक है कि जो भी उसके यहाँ वाटर होता है उसका लगभग 99% रिसाइकिल करके यूज कर लिया जाता है दोबारा। ठीक है, तो ये रहा एक संक्षिप्त विवरण हमास के बारे में और वहां उत्पन्न परिस्थितियां, किस परिस्थिति में क्या कैसे हुआ। यहां पे अगर आप देखें थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा है, यह स्थिति है यहां पर इस समय जो भयंकर अस्थिरता उत्पन्न हुई है, इसके बारे में आप देख रहे हैं। यह युद्ध कब तक चलेगा, कितना इसमें कितनी जनधन की हानि होने वाली है, इसके विषय में कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इससे
जिन भी निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है या जिन लोगों पर इसका अत्याचार देखा जा रहा है, उन सबके साथ सहानुभूति होनी चाहिए सभी को। और जो भी गलत कर रहे हैं किसी भी आतंकी संगठन का, चाहे वो जिस तरह का हो, किसी भी देश को या किसी भी व्यक्ति को समर्थन नहीं करना चाहिए, कहीं न कहीं मानवता के खिलाफ है। इसी के साथ यह वीडियो हम अपनी समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।